नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, हमेशा किसी भी परीक्षा की तैयारी के पूर्व हम परीक्षा से संबंधित सिलेबस का अध्ययन करते हैं। तो यदि आप निबंध की तैयारी करने का सोच रहे हैं, निबंध लिखने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किन किन बातों को ध्यान देना है, जिसके बाद आप तैयारी करेंगे, इसके संबंध में आज मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी अपने परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसे देखेंगे। चूँकि आप निबंध से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आप सभी के बीच में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2016 में पूछे गए निबंध से संबंधित प्रश्न का एनालिसिस करने वाली हूँ आप सभी के बीच, और बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप कैसे हैंडल करेंगे और कैसे आप बेस्ट ऐसे लिखने की स्ट्रेटजी को डेवलप करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि आप सभी अनिवार्य रूप से कम 2010, 2013, 2014, 2017 और 2016 इन सारे प्रश्न पत्रों का अवश्य ही विश्लेषण करिएगा। ठीक है, किसका? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा में पूछे गए निबंध का। जब आप विश्लेषण कर लेंगे तो अपने आप अवगत हो जाएंगे कि प्रथम भाग से किस प्रकार से निबंध पूछा जा रहा है, द्वितीय भाग से किस प्रकार का निबंध पूछा जा रहा है, तृतीय भाग से किस प्रकार का निबंध पूछा जा रहा है। ध्यान रखिए, बिना एनालिसिस किए यदि आप निबंध की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी भटकाव की ओर अग्रसित होंगे। ठीक है, और यह गलती कदापि आपको नहीं करना है। तो आप कम से कम 3 से 4 घंटा एनालिसिस ज़रूर करेंगे। और साथियों, एनालिसिस के बाद आपको क्या करना है, मैं अभी आप सभी को दूसरे चरण में अवगत कराने वाली हूँ। लेकिन चूँकि पहले मैं एनालिसिस के बारे में बता रही हूँ, तो पहले मैं इसके बारे में आप सभी के बीच अवगत कराती हूँ। साथियों, आप देख रहे हैं कि आप सभी के निबंध 3 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला जो निबंध है प्रथम भाग में है साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि, अर्थात ये साहित्य से रिलेटेड है, साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इसमें समाज भी आ गया है, तो इसमें सांस्कृतिक परिवेश को भी थोड़ा सा समायोजित करना होगा। दूसरा जो आपका निबंध है वो है वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता। जो दूसरा निबंध प्रथम भाग में है वो है वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता। ये सामाजिक परिवेश से पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें वर्तमान समाज और युवाओं की रचनाशीलता, अर्थात इसमें सारी पहलू इसको समायोजित इसमें करने हैं। वर्तमान लोकतंत्र की दशा और भावी स्वरूप इसमें पूछा गया है। ठीक है, जो कि राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। जो आपका द्वितीय भाग है वो है पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों का मूल है, कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट और उसके दुष्परिणाम। तीसरा है आपका कृषकों की समस्याएं तथा उनका निदान। और भाग 3 में है साथियों भारत चीन सीमा विवाद, विविध परिणतियाँ, नई शिक्षा नीति, उपादेयता तथा क्रियान्वयन की समस्या, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता। साथियों, आप सभी अवगत है कि यहाँ पे जो 9 निबंध बताए गए हैं ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी के बीच बताए जा चुके हैं, और इस एग्ज़ाम अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के पूर्व ही ये सारे टॉपिक आप सभी को करा भी दिए गए थे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अब बताए भी गए थे कि इस सारे निबंध में क्या क्या लिखना है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, ये भी कराया जा चुका था, और युवकों की रचनाशीलता, कौशल विकास वाले निबंध में आप सभी को करवाया गया था। लोकतंत्र की दशा और दिशा के बारे में भी निबंध आप सभी के बीच कराया जा चुका है, सारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में निबंध कराया जा चुका है। कोरोना महामारी में भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती भूमिका से संबंधित निबंध कराया जा चुका था। कृषकों की समस्या और कोविड काल में
परिवेश के दृष्टिगत सारी निबंध आपको करवाए गए थे। और भारत की विदेश नीति के अंतर्गत आप सभी को टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन ये दिया गया था कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध, तो जिसके क्रम में भारत चीन का एक पूछा गया है। और नई शिक्षा नीति पर ऑलरेडी आप सभी को भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से निबंध कराया गया था। और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन अर्थात राष्ट्र निर्माण के क्रम में इस ऐसे को कराया गया था। इस प्रकार से साथियों 9 ऐसे आप कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों को बताया गया था। तो साथियों आप सभी के बीच आगामी एग्ज़ाम की दृष्टिगत आप सभी के बीच जो भी टॉपिक दिया गया है अर्थात 21+1 उसको आप ज़रूर तैयार करेंगे। साथियों 21+1 इसे जो डिज़ाइन किया गया है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि यदि आप उसकी तैयारी करते हैं तो आप एक समग्र ऐसे की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं द्वितीय भाग। साथियों ये जितने भी निबंध आप सभी देख रहे हैं, चाहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां या नौवां या 9 का 9, ये जितने निबंध आपके हैं सब में आपको सुनिश्चित जो भाग होते हैं ऐसे के वो सब लिखना है, अर्थात प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, यानी तीनों निबंध में प्रस्तावना लिखना है। अब प्रस्तावना का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि आप हेडिंग लिख दिए प्रस्तावना। मन में सोचिए कि आप जो प्रथम पैराग्राफ लिख रहे हैं वो इस प्रकार से लिखें कि एकदम वो शानदार हो और उसमें हर चीज़ वो आ जाए। प्रस्तावना इन द सेंस फ्रेंड्स कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, जिसमें सब कुछ हमें पता चल जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अधिकार हमारे हैं, शासन प्रशासन के क्या अधिकार है, दायित्व हैं, सब कुछ हमें अवगत होता है। तो ऐसे ही आपको प्रस्तावना हर निबंध में का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रस्तावना यदि आपका बेस्ट होता है तो आपको पूरा नंबर हर पैराग्राफ, क्योंकि ध्यान रखिए आप सभी प्रेस्टिजियस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो आप निबंध लिखते हैं तो साथियों उसके लिए हर एक पैराग्राफ पर, हर एक भाग पर आपको नंबर मिलता है। तो आप जब प्रस्तावना लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रस्तावना को कहते हैं भाग 1। इसमें भी आपको सुनिश्चित अंक प्राप्त होता है। ठीक है, अब आता है जो कि एक पैराग्राफ में लिखना है। अब आता है पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3। ये होता है आपके निबंध के मुख्य भाग। ठीक है, निबंध के मुख्य भाग। जब भी मैं आप सभी के सामने डिस्कस करूँ मुख्य भाग, इसका मतलब कि संबंधित जो टॉपिक है, जैसे साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है तो साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, इसके बारे में आप 2 पैराग्राफ में अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। अब जो चौथा पैराग्राफ आपका होता है और तीसरा भाग होता है वो होता है भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो 5वां पैराग्राफ लिखते हैं वो क्या होता है, वो होता है उपलब्धियों से रिलेटेड। और फिर 6वां जो आपका पैराग्राफ होता है वो होता है चुनौतियाँ। और 7वां और 8वां जो पैराग्राफ आपका होता है वो होता है समाधान। समाधान होता है। 9वां जो होता है तो वो आपका निबंध के एक समावेशित पॉजिटिव थिंक के साथ कुछ महत्वपूर्ण अंश लिखे जाते हैं। और जो लास्ट अर्थात 10वां पैराग्राफ होता है वो होता है आपका निष्कर्ष। और ध्यान रखिए जितना मैं आपको बता रही हूँ, चुनौतियाँ, प्रस्तावना, मुख्य भाग, हेडिंग के रूप में नहीं लिखना है, बस पैराग्राफ वाइज करके आपको लिख देना है। यदि आप इन सारी चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिए तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सभी अवश्य ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। आप में से बहुत से हमारे युवा साथी फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि मैडम हम सभी निबंध लिखने की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन निबंध कैसे लिखा जाए समझ में नहीं आ रहा है। तो आज आप सभी को मैं यही बता रही हूँ कि सबसे पहले साथियों आप अपने ट्रेंड एनालिसिस करें, अर्थात जो भी आपके निबंध आए हैं आपके परीक्षा से संबंधित उसको एनालिसिस करें, देखिए कि किस प्रकार से निबंध पूछा गया है। फिर ध्यान रखें कि निबंध कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाए, तथ्य, विषय, सामग्री, विश्लेषण सब कुछ एज इट इज़ फॉर्म में होता है। वो तो बस आपका
लिखने का जो स्किल होता है वो अल्टीमेट होता है, जिसके कारण आप एक बेहतर निबंध लिख लेते हैं। शब्द वही होते हैं, ठीक है, विश्लेषण वही होते हैं, बस आपकी राइटिंग स्किल ही निबंध की वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो कि आप एक बेहतर निबंध लिख लेते हैं। इस वजह से साथियों, मेरे द्वारा हमेशा आप सभी को कहा जाता है कि आप अवश्य योजना पत्रिका को देखें। आप देखेंगे योजना पत्रिका में एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। जितना मैं अभी आप सभी के सामने भाग बताई हूँ, सब कुछ बताया गया है। तो आप अवश्य योजना पत्रिका को ज़रूर पढ़ेंगे और कोई भी एक किताब अपने साथ आप सामाजिक मुद्दे से संबंधित रख सकते हैं। मेरे द्वारा शीघ्र ही आप सभी को निबंध से संबंधित जो पुस्तक है वो आप सभी को बताया जाएगा। अब जैसे कि साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, इस निबंध की शुरुआत आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप सब में से सबसे ज़्यादा समस्या है कि निबंध की शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि बाकी चीज़ तो आप लिख ले रहे हैं लेकिन शुरुआत कैसे की जाए। और कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यदि आपका निबंध बहुत ही शानदार है तो 100% फ्रेंड्स आपके जो आने वाला जो भाग होता है निबंध का, जो पार्ट होता है, जो पैराग्राफ होता है, जो अंश होता है, आयाम होता है, वो भी अल्टीमेट होता है। तो आज मैं बताती हूँ कि निबंध की शुरुआत कैसे करें। जैसे साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, जो यदि मुझे लिखना होता तो मैं कैसे लिखती, मैं लिखती निश्चित रूप से साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, क्योंकि साहित्य ही समाज के गौरवान्वित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। साहित्य के द्वारा ही हम सामाजिक उपलब्धियों को जानते हैं और उन तमाम समस्याओं से भी अवगत होते हैं, जिसके कारण हम उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से ही कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और साहित्य समाज की इस पुनर्सृष्टि की बदौलत ही आज हम समाज में एक प्रबोधन की ओर अग्रसित है। बड़े हर्ष की बात है कि युगों युगों से साहित्य ने समाज की पुनर्सृष्टि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहन किया है। वैदिक काल में साहित्य, और फिर इस प्रकार से साथियों आप अपने निबंध को शुरू करिए। अब हम दूसरे निबंध की शुरुआत करने की मैं आपको बताती हूँ, ठीक। वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता, इस निबंध की शुरुआत आप कैसे करेंगे। सीधे सीधे साथियों, मैं हमेशा कहती हूँ टू द पॉइंट आप निबंध को लिखेंगे, कहीं से कुछ भी भूमिका ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम लाइन, प्रथम शब्द से ही आप अपने टॉपिक की बातों को छुएंगे। जैसे वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता, सीधे कहेंगे बड़े हर्ष की बात है कि वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता आज एक नई दिशा की ओर अग्रसित है। और कहा जाता है कि यदि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है तो वर्तमान समाज को परिपक्व बनाने के लिए, वर्तमान समाज को आगे बढ़ाने के लिए युवकों की रचनाशीलता को बढ़ाना होगा। और स्टार्टअप के इस कल्चर को जो कि युवकों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है उसे और बढ़ाना होगा। और फिर उसके बाद आप आराम से जो भी लिखना है टू द पॉइंट स्टार्ट करिए, ठीक है। और तीसरा ये निबंध है वर्तमान लोकतंत्र की दशा और दिशा, या भावी मतलब स्वरूप। वर्तमान लोकतंत्र की दशा और भावी स्वरूप, इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि सामाजिक बुनियाद की आधारशिला मजबूत हो जाती है जब लोकतांत्रिक प्रणाली सशक्त होती है। और जब लोकतांत्रिक प्रणाली सशक्त होती है तो निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सभी धाराएं सशक्त होती हैं, जिससे समाज की दिशा और दशा को एक नई ऊंचाई मिलती है। और आज तो लोकतंत्र अपनी नई दिशा की ओर अग्रसित है। और इस प्रकार से आप अपने निबंध के जो अन्य पार्ट है उसको लिखना आरंभ कर दीजिए। ऐसे ही साथियों आप जो अन्य निबंध है उसको भी इसी प्रकार से लिखने के क्रम को आप आरंभ करेंगे। और ध्यान रखिए भूमिका बहुत ज़्यादा आपके बड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी आप प्रस्तावना लिखेंगे फ्रेंड्स वो आपका एक समग्र होना चाहिए। सब कुछ ऐसा फील होना चाहिए कि आपको यदि शासन प्रशासन का अंग बना दिया जाए, आपको अधिकार दिया जाए कुछ करने का, तो आप एक बदलाव ला सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके निबंध में प्रस्तुत होने चाहिए। साथियों मैं पूरा प्रयास करूँगी आप सभी को जो 21 टॉपिक मेरे द्वारा बताया गया है उससे संबंधित नोट्स प्रोवाइड कराने का, साथ में निबंध लिखकर उपलब्ध कराने का।
चूँकि साथियों मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है, जिसके कारण मैं आप सभी के बीच निबंध लिखकर उपलब्ध नहीं करा पाती हूँ। अभी मेरे द्वारा एक निबंध लिखा जा रहा था साहित्य के संबंध में, क्योंकि यह निबंध आप सभी का एकदम पक्का रहता है कि ये निबंध आना है तो आना है एक पोर्शन। तो अभी 3 से 4 पैराग्राफ हमें लिखी ही थी, तब तक दूसरे काम आ जाने के कारण व्यस्तता हो गया। तो इस प्रकार से साथियों मैं बताना ये चाहती हूँ आप सभी को कि यदि आप स्वयं ही लिखने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप बेहतर निबंध लिखेंगे और मैं पूरा सहयोग करूँगी आप सभी के लिखे गए निबंध को और भी उन्नत करने का। वे तमाम उपाय भी बताऊंगी जिससे आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं, और पूरा प्रयास करूंगी कि किसी भी तरह आप सभी के एग्ज़ाम के पूर्व तक जो मेरे द्वारा 21 टॉपिक बताया गया है उस निबंध को स्वयं लिख कर आप सभी तक उपलब्ध कराने को, ठीक है। और जो नोट्स है वो तो मैं श्योर कहती हूँ कि आप सभी को मैं नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। क्योंकि साथियों मेरा जो नोट्स था, तो जब मैं नोट्स तैयार की थी तो वो करेंट से रिलेटेड था। नोट्स जो मैं भी चुनौतियाँ वगैरह बनाई थी, जिसमें से बहुत सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो ऑलरेडी दूर हो चुकी हैं, तो वर्तमान में वो प्रासंगिक नहीं है। तो जो मेरे नोट्स हैं उसको मैं अभी अपडेट भी कर रही हूँ, ठीक है। जो आप सभी के लिए बेहद उपयोगी हो उसी नोट्स को आप सभी के बीच मेरे द्वारा लाया जाना है। और जहाँ तक निबंध की बात है, तो निबंध तो ऑलरेडी मेरे द्वारा कई लिख कर आप सभी को उपलब्ध कराया गया, प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। तो साथियों आज के इस क्लास में मैं बस यही बताना चाहती थी आप लोगों से कि आप सभी सबसे पहले अपने परीक्षा से संबंधित निबंध का विश्लेषण करें कि कैसे निबंध पूछा जाता है। और ध्यान ये रखिए, चाहे कितना भी निबंध घुमा फिरा कर पूछ दिया जाए, तथ्य वही रहते हैं, बस आपके लिखने के जो स्टाइल होता है उसमें परिवर्तन होता है। और मुझे पूरा भरोसा है साथियों कि आप सभी बहुत ही अच्छा लिखने वाले हैं। उसका कारण ये भी है कि आप सभी द्वारा जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से निबंध उपलब्ध कराया जा रहा है वो लगातार सुधार के क्रम में है। अर्थात बहुत से हमारे युवा जिनका पहले निबंध को मैं पढ़ी तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जब दूसरे निबंध को पढ़ी तो मुझे लगा सुधार हो रहा है, और जब तीसरे निबंध को पढ़ी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना जल्दी सुधार होगा। अर्थात आप तो वो युवा हैं कि जो लगातार अपने सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, और 100% इस सुधार को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि एग्ज़ाम तक आप सभी बहुत ही बेस्ट निबंध लिखने वाले हैं। बशर्ते फ्रेंड्स आप लिखना ना छोड़िएगा। मैं सारे आप लोगों को जो जो निबंध उपलब्ध कराते हैं उन सबको मैं कहती हूँ लिखना बिल्कुल ना छोड़िएगा। लिखते रहेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप 100+ नंबर ज़रूर पाएंगे। तो यदि आप 100+ नंबर प्राप्त करना चाहते हैं निबंध में, तो ये मान के चलें लिखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल भी शर्म ना करिएगा। आप सभी अवश्य ही अपने द्वारा लिखे गए निबंध को व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराइएगा। और ये ध्यान रखें, आप लोगों को बताना है, निबंध बस सैटरडे को दिया करिए और रविवार को 2 बजे के पहले। आप में से बहुत से ऐसे युवा हैं जो संडे के बाद दे रहे हैं, अर्थात मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। तो मैं एक्सट्रीमली आई एम सॉरी बोल रही हूँ, मैं जांच बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसका कारण है साथियों, आप खुद सोच सकते हैं, अत्यल्प समय के बावजूद मेरे द्वारा आप सभी के बीच वे तमाम क्लासेस लाए जा रहे हैं जो कि आप सभी के सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप लोगों को भी हेल्प करना ही होगा मेरा। यदि आप चाहते हैं कि आप सभी को टाइम टू टाइम क्लासेस मिले, टाइम टू टाइम वो सारे गाइडेंस मिले, तो आप सभी दिए गए जो भी मेरे द्वारा गाइडेंस है उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। साथियों यदि आप सफल होते हैं तो ये मान के चलिएगा कि मेरा जो परिश्रम है वो सफल होगा। तो आप सभी से यही कहना है साथियों, ये जो पल है, ये जो समय है, ये फिर दोबारा आने वाला नहीं है। और बहुत ही खुशी की बात है साथियों कि लगातार आपकी परीक्षा के जो पद से संबंधित सीटें हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो ये ध्यान रखें, यह गोल्डन टाइम अब दोबारा आने वाला नहीं है।
प्रत्येक दशा में निबंध आप जरूर लिखेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और जिस प्रकार से मैं आप सभी को नोट्स बनाने के फॉर्मूला को बताई हूँ, उस फॉर्मूले को ज़रूर आप अप्लाई करेंगे। साथियों, आज बस इतना ही। इस क्लास के माध्यम से मैं बस आपको यही बताई हूँ कि आप अवश्य ही जितने भी पेपर हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के, ठीक है, उसको आप ज़रूर एक बार एनालिसिस कर लें कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और प्लस ध्यान रखें, जो मेरे द्वारा 21 टॉपिक बताए गए हैं उसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा नोट्स के क्रम में। उसके बाद जो भी प्रयास होगा मैं सब कुछ बताऊंगी। और जो 21 टॉपिक मैं आपको बताई हूँ, हर एक टॉपिक का मैं आप सभी को कोटेशन उपलब्ध करा दूंगी। प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, 3 से 4 प्रस्तावना आप सभी को उपलब्ध कराऊंगी, क्योंकि अभी की बात है कि आप सभी को मैं एक टेस्ट सीरीज़ करवाई थी निबंध का, जिसमें अंतरिक्ष से संबंधित था, ठीक है। तो लगभग 12 से 24, मतलब मान लीजिए 24-25 बच्चे जो प्रस्तावना लिख के दिए थे वो किसी निबंध का कॉपी किया गया था, क्योंकि लगभग 25 स्टूडेंट एक ही प्रस्तावना कैसे लिख सकते हैं। अगर ये मैसेज मेरे पास आ गया कि ये निबंध की जो प्रस्तावना है ये कहीं ना कहीं से आप लोग ज़रूर सेम टू सेम उतार दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अपनी उपलब्धि नहीं है। और मान लीजिए एक ही प्रस्तावना आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में लिखते हैं, तो एग्ज़ामिनर के पास भी तो मैसेज जाएगा कि आप कहीं ना कहीं से सेम टू सेम छाप दिए हैं, तो इससे एक गलत इम्प्रेशन जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मेरे द्वारा जो 21 टॉपिक है प्रयास किया जाएगा, तो हर प्रस्तावना जो है 3 से 4 आप लोगों को बता दिया जाए कि कैसे आप प्रस्तावना लिखेंगे, ताकि यदि कोई युवा एक प्रस्तावना लिखा है तो दूसरा लिखा होगा, तीसरा, इस तरह ज़्यादा कॉपी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रस्तावना मैं पूरा प्रयास करूँगी 3 से 4 देने को। और जहाँ तक मुख्य भाग का है, तो मुख्य भाग में 100% आप सभी का जो अंतर होगा वो अंतर होना सुनिश्चित है। जो चुनौतियाँ हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप सभी को जो चुनौतियाँ हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोवाइड कराऊंगी। तीसरी चीज़ साथियों, जो कोटेशन है वो कोटेशन भी मैं अच्छे खासा उपलब्ध कराने वाली हूँ। और प्रत्येक निबंध में यदि आप 2-3 कोटेशन का प्रयोग करते हैं तो ये मान के चले कि सभी लोग एक ही कोटेशन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मेरे द्वारा पर्याप्त मटेरियल भी उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी के एग्ज़ाम के पूर्व निबंध से संबंधित सारी तैयारी मैं 100% आप सभी को ज़रूर कराऊंगी। और इसी के साथ आप सभी को ये भी बताना है साथियों कि आप सभी अवश्य ही योजना पत्रिका को प्रत्येक दशा में पढ़िएगा, जो कि मासिक पत्रिका है। इससे क्या होगा, आपके टॉपिक से संबंधित शब्द भंडार आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, विश्लेषण की क्षमता आपकी डेवलप होगी। साथ में जो मैं निबंध के महत्वपूर्ण भाग बता रही हूँ उससे संबंधित विषय सामग्री का एकत्रीकरण भी आप कर लेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको 100+ नंबर निबंध में दिलाएगा, वो है राइटिंग स्किल। वो आपका अवश्य ही डेवलप होगा योजना पत्रिका पढ़कर। तो फ्रेंड्स, आप अवश्य ही योजना पत्रिका ज़रूर पढ़ेंगे। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी इस परीक्षा में सफल होंगे। नमस्कार।